हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य वंश, जो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक जो है रहा था। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। मौर्य काल के अंत के बारे में हमने पढ़ा था। जो मौर्य काल का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, उसके सेनापति पुष्यभूति शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी और मौर्य काल का अंत कर दिया था। इसके बाद मगध पर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ब्राह्मण साम्राज्य में ऐसा कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ जिसका वर्णन की इतिहास के पन्नों में मिलता है। तो इसीलिए अब हमारा शुरू होता है इसके बाद गुप्त काल। गुप्त काल का प्रारंभ 240 ईस्वी से 380 ईस्वी तक का माना जाता है। मौर्य वंश में हमने बात की थी 322 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व की, और गुप्त काल में हम बात कर रहे हैं 240 ईस्वी से 380 ईस्वी तक की। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त वंशीय इतिहास के स्रोतों की। गुप्त वंशीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे। उनमें से कुछ जो थे वो धार्मिक ग्रंथ थे, कुछ जो थे वो लौकिक ग्रंथ थे। धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो वो थे हमारे पुराण, स्मृतियाँ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। और इसके अलावा जो लौकिक ग्रंथों में जो है गुप्त वंश का वर्णन मिलता है वो हमारे थे रघुवंश, विक्रमो वंशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कामसूत्र, हर्षचरित्र, कौमुदी महोत्सव, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त। ये कुछ लौकिक साहित्य थे जिनमें जो है हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अब जानते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में। सबसे पहला जो प्रभावशाली शासक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अंतिम शासक बुधगुप्त रहा था। अब बात करते हैं गुप्त वंश के संस्थापकों की। गुप्त वंश की स्थापना जो हुई थी वो श्री गुप्त ने की थी 240 ईस्वी में, और 280 ईस्वी तक जो है गुप्त वंश का ही शासन रहा था। गुप्त वंश का ये प्रथम संस्थापक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उसने मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर के निर्माण में खर्च करने के लिए लगभग 24 गांवों को दान में दे दिया था। जो श्री गुप्त था वो मगध का स्वतंत्र शासक नहीं था, यानी कि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। वो जो है किसी और के अधीन ही जो है रह करके कार्य करता था। तो इसीलिए इसको हम एक स्वतंत्र संस्थापक के रूप में जो है नहीं मान सकते हैं। इसीलिए हमने जब गुप्त काल के प्रमुख शासकों की बात की है तो उसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख शासक माना गया है वो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम ही माना गया है, क्योंकि शासन करने वाला जो व्यक्ति था सर्वप्रथम मगध पर वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था। श्री गुप्त के पश्चात उसके पुत्र घटोत्कच ने 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक जो है इस राज्य में जो है अपना अधिकार रखा था, और इसका जो है कुछ यहाँ पर जो है शासन चलता था। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये घटोत्कच का पुत्र था, और इसने 319-320 ईस्वी से शुरू करके लगभग 335 ईस्वी तक मगध पर शासन किया था, और यह मगध का स्वतंत्र शासक बना था, यानी कि जो है पूरा मगध इसके अधीन था। और यही ऐसा पहला शासक था गुप्त वंश में जिसको कि महाराजाधिराज की उपाधि भी दी गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी देवी से विवाह करके लिच्छवी साम्राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया था। गुप्त काल में चंद्रगुप्त नाम के दो शासक हुए थे। एक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आपको याद रखना होगा। चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी। सबसे हमारा जो प्राचीन संवत है वो माना जाता है विक्रमी संवत, और जो उसके बाद एक संवत शुरू हुआ था जो कि कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में, तो वो जो है आपका माना जाता है
संवत और उसके बाद जो है गुप्त वंश के एक चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था 319-320 ईस्वी में, ये कहा जाता है गुप्त संवत। तो यहाँ पर आपके 3 संवतों की, भारतीय संवतों की बात हुई है। सबसे पहला जो प्राचीन संवत है वो है विक्रमी संवत, दूसरा जो है जो कनिष्क ने शुरू किया था शक संवत, और तीसरा जो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था गुप्त संवत। तो चलिए अब बात करते हैं गुप्त संवत के अगले शासक की, जो था समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसने 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक मगध पर शासन किया था। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को विजित कर लिया था, यानी इसने अधिकतर सारे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। और अशोक के पश्चात समुद्रगुप्त ही एक ऐसा शासक था जिसने कि अश्वमेध यज्ञ किया था। ब्रिटिश इतिहासकार बी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा है और इसे परम भागवत की उपाधि भी दी गई थी। समुद्रगुप्त जैसे ही मगध की गद्दी पर बैठा, उसने संपूर्ण राज्यों को जीतना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम उसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की और इसमें इसने उत्तरी भारत पर 2 बार आक्रमण किए। बहुत से राज्यों के राजाओं को पराजित करके उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। फिर इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करके दक्षिण भारत के लगभग 12 राज्यों के राजाओं को हरा करके उन राज्यों को भी अपने राज्यों में मिला लिया, यानी अपने अधीन जो है कर लिया था। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि रामगुप्त बड़ा था, इसीलिए समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त को जो है राज्य मिला, लेकिन रामगुप्त जो है वो बहुत अधिक समय तक अपने राज्य को संभाल नहीं पाया, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय में बहुत से जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे, जिनमें से कुषाण, हूण और शक जो है ये प्रमुख थे। और इसी समय में जो है एक शक राजा ने जो है मगध पर आक्रमण किया और रामगुप्त को हरा दिया। रामगुप्त जब इससे हार गया तो इसने हार स्वरूप जो है अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंप दिया। इसके इस कृत्य को देखकर जो इसका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो बहुत ही उसे जो है क्रोध आया और उसने शकराज से अपनी भाभी को मुक्त कराया और उसके साथ विवाह कर लिया और अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। रामगुप्त की हत्या के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध पर जो है शासन की बागडोर संभाल ली और यह गुप्त साम्राज्य का सबसे साहसी, वीर और शक्तिशाली सम्राट के रूप में उभर कर आया। इसके बाद इसने बहुत समय तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो चीनी यात्री फाहान था वो भारत में आया और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे वो बहुत ही प्रमुख रहे हैं, जिनमें कि कवि भी थे, खगोल शास्त्री भी थे और चिकित्सा शास्त्री भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुधगुप्त ने शासन किया। कुमारगुप्त भी इस समय का काफ़ी जो है प्रसिद्ध शासक रहा था। कुमारगुप्त ने अश्वमेध के सिक्के चलाए थे। हूणों का जो आक्रमण पहली बार हुआ था वो भी कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। आगे बात करते हैं गुप्तकालीन अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, यानी गुप्त काल में इस समय में अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या जो है विकास हुआ, कलात्मक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। गुप्त काल में भारत में प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई, इसीलिए भारतीय इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी गुप्त काल जो है वो स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस समय का जो एक क्षेत्र था आसाम, यानी प्राचीन समय के आसाम के प्रदेशों को कामरूप कहा जाता था। गुप्त काल में जो उद्योग धंधे थे उनका भी बहुत अधिक जो है विकास हुआ। इस काल में लौह उद्योग, स्वर्ण उद्योग और वस्त्र उद्योग बहुत अधिक प्रचलित थे। गुजरात, बंगाल तथा तमिलनाडु वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे।
लोहा उद्योग जो था वो भी अत्यधिक उन्नत था और इस समय में लोहे के बहुत सारे सामान जो है बनाए जाते थे। इस समय में जहाज और नावों का भी निर्माण हुआ। ये एक आपकी जो है बहुत मुख्य जो है जानकारी है कि गुप्त काल में जहाज़ों और नावों का भी निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है प्रमुख रूप से होते थे। व्यापार के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे पेशावर, भड़ोच, उज्जैनी, वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, मथुरा, वैशाली व ताम्रलिप्ति। और इस समय के जो प्रमुख बंदरगाह थे जिनके द्वारा व्यापार जो है होता था वो थे भड़ोच और ताम्रलिप्ति। गुप्त काल ने कलात्मक क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की। इस समय में मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नाट्यकला और मुद्रा कला के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। सबसे पहले जानते हैं मूर्ति कला के क्षेत्र में। मूर्ति कला के क्षेत्र में यहाँ पर सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की वर्धमान महावीर की मूर्ति, विदिशा की वराह अवतार की मूर्ति, झांसी की शेषशायी विष्णु की मूर्ति, काशी की गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति जो है प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल में चित्रकला के क्षेत्र में अजंता की गुफाओं की चित्रकारी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वास्तुकला के क्षेत्र में देखा जाए तो गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर, गुफाएं, चैत्य, विहार, स्तूप व नगरों का निर्माण हुआ था। इसी समय पर झांसी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर स्थित भीतरगांव का मंदिर, नागौर स्थित भूमरा का शिव मंदिर बनाया गया था। अब जानते हैं गुप्त राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। इस समय की जो भाषा थी वो संस्कृत और प्राकृत थी। इस समय में कई धर्म प्रसिद्ध हुए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शिव और वैष्णव धर्म। मुद्रा कला के क्षेत्र में देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, चांदी आदि की मुद्राओं का निर्माण करवाया था और जो इस समय के सोने के सिक्के थे वो दिनार कहलाते थे और जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपया कहा जाता था। इन मुद्राओं में एक ओर चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र और दूसरी ओर सिंह पर बैठी दुर्गा माँ आसीन होती थी। इस समय जो है विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अधिक उन्नति हुई। इस समय के जो प्रमुख ज्योतिष थे या उनकी जो किताबें थीं वो प्रमुख ये थीं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी थी, वराहमिहिर की वृहत संहिता, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, ये जो है इस समय लिखे गए थे। इनके अलावा लाट, प्रद्युम्न, उज्जैनंदिन आदि जो है प्रमुख वैज्ञानिक या जो है खगोल शास्त्री रहे थे इस समय में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हैं, यह आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार किया था। इसके अलावा इस समय में धन्वंतरी तथा सुश्रुत नाम के प्रसिद्ध वैद्य भी थे। इनकी नवनीतकम व अश्वशास्त्र पशु चिकित्सा की पुस्तकें हैं। इस युग में सोने, चांदी, लोहा, तांबा आदि बहुत सारी ऐसी धातुएं थीं जो कि रोग निवारण के रूप में प्रयोग की जाती थीं। अब बात करते हैं इस समय के शैक्षिक केंद्रों की। इस समय में काशी, मथुरा, नासिक, कांची, उज्जैनी, वल्लभी और पाटलिपुत्र मुख्य शिक्षा के केंद्र थे। हिंदू, बौद्ध व जैन साहित्य जो है इसी युग में अधिकतर लिखे गए थे। रामायण और महाभारत का जो हम आज स्वरूप देखते हैं वो हमें गुप्त काल में ही प्राप्त हुआ था। इस समय में आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था और त्रिभुज का क्षेत्रफल व सूर्य का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। इस समय में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उनके दरबार के 9 रत्नों के बारे में। इनके दरबार के जो प्रमुख 9 रत्न कहे जाते हैं वो
जो वैद्य थे, विद्वान थे, कवि थे, खगोल शास्त्री थे, ये सभी जो है इनके दरबार में रहते थे और इन्हीं को इनके दरबार का नवरत्न कहा गया है, जिनमें से प्रमुख थे धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट खरपर, कालिदास और वराहमिहिर। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें रही थीं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम। अब जानते हैं गुप्त काल की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। गुप्त काल में ग्वालियर में बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि यह अपने समय के प्रमुख कवि भी रहे हैं और इन्हीं के समय में जो सिक्के बने थे उन पर वीणा बजाते हुए राजा को दर्शाया भी गया था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। इसी समय में एक अभिलेख जो है लिखा गया था जिसका नाम था एरण। उसमें सती प्रथा और बाल विवाह के बारे में भी वर्णन किया गया है। गुप्तकालीन सिक्के बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए थे। जो सबसे अधिक मात्रा में गुप्तकालीन सिक्के मिले थे वो बयाना भरतपुर से मिले थे। गुप्त वंश में चांदी के सिक्कों को रुपयक और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त वंश के राजाओं का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्त काल के प्रसिद्ध अभिलेख जिनमें कि हमें गुप्त काल की सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है वो प्रयाग प्रशस्ति, जिसके लेखक हरिसेन थे, वह एरण है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अशोक ने स्थापित करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, यानी इस समय में जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे वो उनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ही ऐसे थे जिन्होंने कि शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मेहरौली का लौह स्तंभ स्थापित हुआ था। इस स्तंभ के बारे में माना जाता है कि आज भी इस लौह स्तंभ में कहीं भी कोई भी जंग नहीं लगी है, यानी ये जैसा उस समय में था आज भी वैसा ही है। इस समय में जो हूणों को पराजित करने वाले प्रमुख शासक थे उनका नाम था स्कंदगुप्त, यानी शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने और हूणों को पराजित करने वाले थे स्कंदगुप्त। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में जो ये झील थी ये बहुत ही खराब अवस्था में हो गई थी। इसके बाद जो गुप्त काल के शासक थे स्कंदगुप्त, इन्होंने दोबारा से इस झील की मरम्मत करवाई थी और इसका पुनरुद्धार करवाया था। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इस समय पर जो चीनी यात्री आए थे हेनसांग, वो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। भारत का जो सबसे प्राचीन विहार या विश्वविद्यालय माना जाता है वो नालंदा विश्वविद्यालय ही है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सभी विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि गुप्त काल में स्थापित हुआ था और जिसकी स्थापना करने वाले थे कुमार गुप्त। तो ये थी गुप्त काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आप लोगों को समझ आई होगी और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नए टॉपिक वर्धन वंश के साथ जो है मैं दोबारा से जल्दी ही आऊँगी और नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।